सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या फंडामेंटल्स हैं हमारे इस सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। बिफोर कि हम ये समझें कि सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानने की जरूरत है। और वही बेसिक कंसेप्ट्स आज हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा ब्लॉक 2 है। और ब्लॉक 2 में अंडरस्टैंड हम करेंगे जो कि बुनियादी वो बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, तसव्वुरात है, उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सारा सब्जेक्ट समझने से पहले, सारी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को समझने से पहले हमें चाहिए कि हम बेसिक्स समझें, हमें चाहिए कि हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें, हमें चाहिए कि हम बुनियादी ढांचे को बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने की सोसाइटी होता क्या है। ये सोसाइटी किस चीज का नाम है, सोसाइटी असल में है क्या ये सोसाइटी, और कैसे ये बनती है सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने से पहले असल में हमें समझना है कि कल्चर किस चीज को कहते हैं और ये कल्चर होता क्या है, किस हिसाब से कल्चर वजूद में आता है, किस हिसाब से कल्चर का एक बुनियाद बनता है, किस हिसाब से ये कल्चर काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्चर होता क्या है। देखिए, सोसाइटी आप लोगों ने समझी होगी, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग टुगेदर, या जिसमें हम अगर आप देखेंगे सोसाइटी को एक लैटिन वर्ड सोशस से निकला गया है, जहां पे हम उसका मतलब शेयरिंग, मतलब एक दूसरे के साथ कोई चीज शेयर करना, एक दूसरे के साथ कोई चीज बांटना, उसको हम सोशस, जो कि लैटिन वर्ड से निकला है, और उसी से हमारे पास सोसाइटी बनी है। तो फिलहाल के लिए हमें यह अंडरस्टैंड हुआ कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि हम एक समान जैसी आइडियोलॉजी, एक समान जैसे फितरत, एक समान जैसे लिविंग कंडीशंस, एक समान जैसे बोलचाल, हमारा रिलीजन, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो एक सोसाइटी बन जाती है। लेकिन इस सोसाइटी को चलाने के लिए एक थ्राइविंग फोर्स होता है, वो है कल्चर। तो कल्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफरेंट है। देखिए, अगर हम बंदरों के एक झुंड को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक बेसिक प्रिमिटिव काइंड ऑफ सोसाइटी समझाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी और जानवरों के ग्रुप को देखें, वो साथ में चल रहे, चिंपैंजी साथ में चल रहे, 50-60 चिंपैंजी एक साथ बैठ गए, तो वो हमें दर्शा रहा है कि ये भी एक कहीं ना कहीं बेसिक डेफिनेशन है एक सोसाइटी की। लेकिन व्हाट इज डिफरेंट इन ह्यूमन सोसाइटी, इंसानी सोसाइटी में फिर क्या डिफरेंट है। अगर हमारे पास बाकी जो जानवर ग्रुप में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में बोलचाल करते हैं, तो उनमें और ह्यूमन सोसाइटीज में क्या फर्क है। असल में जो कल्चर टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बस खुसूसी इंसानों के साथ वाबस्ता है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटीज है, ये असल में कल्चर को अपने आप में समेट के चलती है। तो जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस है, जो ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप्स है, जो ह्यूमन सोशल बिहेवियर है, हर एक चीज में कल्चर का योगदान है। तो इसीलिए हमारे पास सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के दो अलग अलग डोमेन्स बनते हैं। लेकिन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, जैसे क्लिफोर्ड गिब्स ने बोला कि ये असल में दो साइड्स हैं एक सेम कॉइन के। एक कॉइन में अगर आप एक साइड से देखेंगे तो सोसाइटी बता रहा है, सोशल रिलेशनशिप्स बता रहा है, सोशल इंटरेक्शंस बता रहा है। लेकिन दूसरे साइड से जब हम कल्चरल इंटीग्रिटीज देखते हैं, कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल होल्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, तो वो तब ही होंगी जब आपके पास सोशल इंटररिलेशंस होंगे। और इसी तरीके से ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन स्ट्रेटिफिकेशन, जो भी सोशल इंटीग्रिटी है, वो तब ही वजूद में आएगी जब उसके पास कल्चर होगा। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये जो कल्चर है, ये यूनिकली ह्यूमंस के साथ है। अगर आप मेलिनोस्की जो वो टर्म उसने इस्तेमाल की थी कि कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमंस, जो भी हम कल्चर की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, ये यूनिकली ह्यूमंस के साथ ही अटैच्ड है।
दैट मीन्स बाकी सारे एनिमल्स में ये कल्चर नहीं देखा जाता। तो इसीलिए ह्यूमन सोसाइटीज ज्यादा कल्चर्ड है, इसीलिए ह्यूमन सोसाइटीज अलग लेवल का एक स्टेटस रखते हैं, इसीलिए ह्यूमन इंटरेक्शंस डिफरेंट है रादर देन द एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स हमारे पास है। तो होता क्या है ये कल्चर, हम क्या कल्चर बता रहे हैं, होता क्या है? असल में बेसिक अगर हम डिफिनेशन कल्चर को समझें तो इट्स ए ग्रुप ऑफ द कस्टम्स, जो भी हम डिफरेंट लेवल के कस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, या वो प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं अपनी सोसाइटी में, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लिविंग स्ट्रक्चर्स में, या लाइफ को गुजारने के वो तरीके, वो रूल्स, रेगुलेशन जो कि कल्चर हमें समझा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगर इंडियन सोसाइटी में रहता हूं या मैं कश्मीर का एक इंडिविजुअल हूं, तो हमारे यहां कल्चरल इंटीग्रिटीज, कल्चरल कोनोटेशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे यहां फेरन लगाया जाता है। देखिए अगर ठंड है तो बाकी कोई और चीज भी लगाया जा सकता है, जैकेट्स लगाए जा सकते हैं, थर्मोकॉट्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन कल्चर ने मुझे समझाया है कि फेरन पहनना है। तो ये फेरन पहनना मुझे कल्चर सिखा रहा है। तो ये वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ डूइंग है, वे ऑफ लिविंग है। सो मेरी डिफिनेशन के हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो आपके लाइफ स्ट्रक्चर्स को, जो आपके लाइफ को, जो आपके लिविंग को, जो आपके डूइंग को, जो आपके बिहेवियर को एक प्रॉपर रूप और शेप देता है। और ये हमेशा समझने की बात है कि सोसाइटी ही कल्चर बनाती है, और तब तक कोई भी कल्चर वजूद में नहीं आएगा जब तक कि उसके साथ एक सोसाइटी वाबस्तगी में ना हो। यह हमने पिछले क्लास में भी समझा था कि एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसीज है। अगर कल्चर है तो किसी भी सूरत में इसके पास एक सोसाइटी होना इंपॉर्टेंट है, और अगर सोसाइटी है तो किसी भी सूरत में कल्चर होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सी बात है कि तब तक कोई भी कल्चर अपने आप को शोकेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, ये एक सॉफ्टवेयर है। आपकी हार्डवेयर में तो सोसाइटी है, लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, लेकिन अगर वो आपस में कल्चर के हिसाब से बंधे हुए नहीं है तो आप उसको एक सोसाइटी नहीं बता सकते। तो ये एक सॉफ्टवेयर है काम करने का, सोसाइटी को काम कराने का एक सॉफ्टवेयर है, और यही एक थ्राइविंग फोर्स है जो इस सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, इस सोसाइटी को और आगे लेके जाता है। तो यहां तक हमने समझने की कोशिश की कि कल्चर और सोसाइटी आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने क्लिफर्ड गिब्स की जो एग्जांपल दी थी कि ये एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। एक साइड से हम सोशल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, सोशल चीजें देखते हैं, दूसरे साइड से हम कल्चरल इंटीग्रिटीज, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, कल्चरल होल्स, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रिश्ता बना सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बीच, और यही चीज आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइज की जाती है। देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम एक चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया घोंसला बना रही है, उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसी तरीके का घोंसला बनाएंगे। दैट मीन्स उन्होंने भी कुछ सीख लिया, उसके बाद उसके जो बच्चे हो जाएंगे वो भी उसी हिसाब से घोंसला बनाएंगे, उसके बाद भी वो भी ऐसे ही घोंसला बनाएंगे। तो यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि एनिमल्स में भी कहीं ना कहीं हमें वो सोशल इंटीग्रिटीज देखने को मिल रही है, लेकिन कल्चर का होना यहां पे डायनामिक है। इंसान की फितरत में इम्प्रोवाइजेशन पहले से ही थी।
हम सोशल इवोल्यूशन में भी आगे बढ़े, हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी आगे बढ़े। सो इससे हमें ये पता लगता है कि ह्यूमंस आर ऑलवेज इम्प्रोवाइजिंग द थिंग्स। ह्यूमंस हमेशा चीजों को इम्प्रोवाइज करने में लगते हैं। तो जो हमारा कल्चर है, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ डूइंग, ये भी कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइज होता जाता है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या रिश्तेदारी है आपस में, क्या रिलेशनशिप है इस सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। उसके बाद टर्म आती है सोसाइटी। और सोसाइटी, जो कि मैंने पहले भी बोला, एक लैटिन वर्ड से निकला है, सोशियस, SOCIUS, सोशियस, जिसका मतलब हुआ शेयरिंग। तो यहां पे सोसाइटी का असल में वजूद ही शेयरिंग से बनता है। दैट मीन्स अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में इंटरडिपेंडेंट है। बिकॉज एरिस्टोटल ने हमें समझाया था कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। असल में उसने पॉलिटिकल को सोशल एनिमल के हिसाब से दर्शाया था। सो मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हम एनिमल्स तो है, लेकिन हम सोसाइटी के साथ साथ रहते हैं। और ये भी बताया था कि ओनली एन अलोन ईदर कैन बी ए बीस्ट और ए गॉड। या तो अगर कोई बंदा अलोन रह रहा है, अकेला रह रहा है, या तो वो कोई बीस्ट है या तो वो गॉड है। तो इंसान की फितरत में ही है कि वो ग्रुप में रहे। मैन कैनॉट लिव इन आइसोलेशन। इंसान अलग थलग नहीं रह सकते। चाहे आप इसके रिप्रोडक्टिव आइडियोलॉजी को देखो, चाहे आप इसके सोशल कंस्ट्रक्ट्स को देखो, चाहे आपके इंटरडिपेंडेंसीज को देखो, हर बार इसको कहीं ना कहीं बाकी लोगों की जरूरत पड़ती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेला इंसान प्रॉपर तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। सो दैट्स व्हाई एक इंसान सोशल एनिमल के नाम से जानते हैं। सो यहां तक हमें समझ आया कि जो सोसाइटी होती है ये एक कोलैबोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, जिनकी कहीं ना कहीं एक सेम लाइवलीहुड कंडीशंस होती है, एक सेम लैंग्वेज होती है, एक सेम टेरिटरी होती है, एक सेम आइडियोलॉजी होती है। तो उसको हम एक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कश्मीर की टेरिटरी को जब देखते हैं तो ओवरऑल सभी लोग कश्मीरी के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहां से जाके मुंबई जाऊं, दिल्ली जाऊं, तो वहां पे मुझे दूर 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के कोई बंदा कश्मीर का मिले, तब भी जाके एक बिलोंगिंगनेस मुझे उसके साथ मिले, यार ये अपना भाई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूरोपियन कंट्री में चला जाऊं तो वहां पे मुझे कोई इंडियन आदमी मिले, तो वहां पे मुझे एक बिलोंगिंगनेस लगेगी कि यार इंडियंस है यहाँ पे। तो ये बिलोंगिंगनेस, ये एक दूसरे के साथ एक आइडियोलॉजी, एक टेरिटरी, एक लैंग्वेज, एक इंटेंजिबल बॉन्ड जो होता है, ये सोसाइटी कहलाता है। और इसी चीज को हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने गोकुलधाम सोसाइटी के नाम से टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। तो वो एक सिंपल डेफिनेशन है सोसाइटी की। एक दूसरे के आपस में इंटरमिंग्ल्ड है, आपस में डिपेंडेंट है, आपस में साथ में रहते हैं। उनके कल्चर को देखा जाता है, ना कि उनकी रिलीजन को देखा जा रहा है, ना कि उनकी एथनिक बैकग्राउंड्स को देखा जाता है। दे आर लिविंग इन अ सोसाइटी, दे आर इन अ सोसाइटी। एक ग्रुप में है, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसीज है, एक दूसरे के काम में आते हैं, एक दूसरे के फायदे में आते हैं। तो ये हमारे पास दुख हो सुख हो, हर एक बार में आप देखोगे एक आपस में एक कनेक्शन होते हैं, उसको हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो ये समाज जो हमारा है,
इससे इंसान के ऊपर इम्पैक्ट बहुत सारा आता है और ये चाहता है कि अपने आप को इसी समाज के इर्द गिर्द डालें, इसी समाज के राउंड में अडैप्ट हो जाए, इसी समाज के राउंड में अपने आप को ये ढलना चाहता है। तो वो होती है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जब ये हम आगे बढ़ के देखेंगे। यहां पे हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि सोसाइटी एक कंसेप्ट है, एक इंटीग्रिटी है। जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, उनका रिलीजन कहीं ना कहीं सेम है, उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं सेम है, उनके एथनिक बैकग्राउंड्स कहीं ना कहीं सेम है, उनके एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसीज है, तो ये सारी चीजें सोसाइटी बनाती है। क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा इनकम्पासिंग एक इंटीग्रिटी है। तो सोसाइटी को असल में छोटी छोटी चीजों में डिवाइड किया जाता है। सोसाइटी की तशबीह असल में एक इंडिविजुअल के साथ दी जाती है। जैसे एक इंडिविजुअल फुल फंक्शनल होता है, चलता है, खाता है, पीता है, बैठता है, तो ये एक सोसाइटी इसी तरीके से काम करती है, फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। अब जब यही सोसाइटी को हम और छोटे छोटे हिस्सों में देखें तो लास्ट में हम इंडिविजुअल लेवल तक पहुंच जाते हैं। और अगर हम इस इंडिविजुअल को देखें, इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को देखें, तो जब ये ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म है तो ये सारा एक फंक्शन करता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें जो हमारे ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं तब जाके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसी हिसाब से सोसाइटी को बनाने के लिए इंडिविजुअल जब मिलते हैं तो ग्रुप्स जब मिलते हैं तो कम्युनिटीज जब मिलते हैं तो सोसाइटी बनती है। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सोसाइटी को अगर हम थोड़ा बहुत और डिटेल के साथ डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम कहीं ना कहीं ग्रुप्स या कम्युनिटीज को देख पा रहे हैं। तो अगर हम उल्टा नीचे से ही जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल होता है। जब ये इंडिविजुअल कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप क्रिएट करेगा तो एक फैमिली बनेगी, फैमिलीज आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी तो कम्युनिटीज बनेगी या ग्रुप्स बनेंगे। जब प्राइमरी ग्रुप्स हो या सेकेंडरी ग्रुप्स हो आपस में मिलेंगे तो कम्युनिटीज बनाएंगे, कम्युनिटीज मिलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सोसाइटी बनेगी, तब जाके एक सोसाइटी बनती है। मैं फिर से आप लोगों को एक सिंपल डिफिनेशन कश्मीर की दे रहा हूं। जैसे हमारे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज अलग है, हमारे यहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटीज अलग है, हमारे यहाँ पे पोर्टर्स अलग है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेडर्स अलग है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट एक अलग कम्युनिटी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके एक ओवरऑल कश्मीर की सोसाइटी बनाते हैं, तब जाके हमारे पास एक कश्मीर का सोसाइटी बनता है। ये बनी हमारे पास एक सोसाइटी। तो सोसाइटी को जब हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे इंटाइटीज में डिवाइड करते हैं तो उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स को ही कभी कभार सोशल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और सोशल ग्रुप जो कि असल में एक पहला ऐसा कंसेप्ट है जहां पे एक ग्रुपिंग हो रही। तो जैसे हम एक मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं वी नीड फंडामेंटल थिंग्स। अगर ईंटें नहीं है तो दीवारें नहीं बनेंगी, और जब दीवारें नहीं बनेंगी तो मकान नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब ग्रुप्स नहीं होंगे, चाहे वो छोटी प्राइमरी ग्रुप्स हो, सेकेंडरी ग्रुप्स हो, किन ग्रुप्स हो, या आउटसाइडर्स ग्रुप हो, इनसाइडर्स ग्रुप हो, जो भी ग्रुप्स है, जब ये ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं तब जाके ये कम्युनिटीज बनाते हैं।
जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज, एक फैमिली कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है, और वो कम्युनिटीज मिलके फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें बनाती है एक सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं हम एक हियरार्कियल कंसेप्ट देखते हैं, एक हियरार्कियल सिचुएशन देख पा रहे हैं। उसके बाद यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, पहले ग्रुप किस चीज का है। देखिए, ग्रुप को हम ऐसा बता सकते हैं कि दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये इनसाइडर और आउटसाइडर ग्रुप होता है। जैसे हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली के इर्द गिर्द में जहां पे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, वो कहलाती है इनसाइडर ग्रुप। और जहां पे आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, जैसे आपका एक छोटा सा इर्द गिर्द नेबरिंगहुड, वो भी एक ग्रुप है, वो कहलाता है आउटसाइडर। उसके बाद आता है प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप। जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको प्राइमरी ग्रुप मानते हैं, जो दूर के हैं उनको सेकेंडरी ग्रुप मानते हैं। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि एक डेफिनेशन, इट्स नॉट लिटरल, बट बताया जाता है एक ग्रुप इज नॉट मोर देन 25 इंडिविजुअल्स। तो ग्रुप को अंडरस्टैंड करने से पहले हमने इंडिविजुअल समझा। इंडिविजुअल एक आदमी, और एक आदमी फिर मल्टीपल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स बना पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी की शादी हो गई, तो इसके दो किस्म के रिश्ते बनते हैं। एक जो कि अभी शादी की वजह से बना, एफिनल रिलेशनशिप्स, इन लॉज। दूसरा होता है ब्लड रिलेशनशिप, जो इसके अपने रिश्तेदार, माँ है, बाप है, दादी है, दादू है, अंकल है, ये सारी चीजें इसके ब्लड रिलेशंस में आते हैं। दूसरे आते हैं एफिनल रिलेशनशिप में, जो अब इसके इन लॉज बन जाते हैं। तो ये आपको एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करके दे रहा है कि छोटा छोटा ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। तो ग्रुप्स कैन बी इधर फैमिली, इट कैन बी अ पीर ग्रुप, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ व्हाट वी कैन से नेबरहुड। तो एक इट्स नॉट इन लिटरल मीनिंग कि बराबर 25 या 25 से कम नहीं होने चाहिए, बट एक डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि ग्रुप्स कैन नॉट बी मोर देन 25 इंडिविजुअल्स। तो वो ग्रुप कहलाते हैं। और यही ग्रुप्स फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल ब्रिक्स बन जाते हैं। यही ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत बुनियादी ढांचा क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज का, इस सोसाइटी का, इस कम्युनिटी का। तो एक और चीज बन जाती है जो कि एक ग्रुप ही है, इसको हम एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि अभी हम एक ग्रुपिंग की बात कर ही रहे हैं, तो एसोसिएशन को समझना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन भी एक ग्रुप होता है, एसोसिएशन में भी इंडिविजुअल्स होते हैं, एसोसिएशन भी एक काइंड ऑफ ग्रुप होता है। लेकिन यहां पे कुछ चीजें डिफर करती हैं फ्रॉम सोशल ग्रुप या सोसाइटी का ग्रुप जो है, या नॉर्मल ग्रुप जो है, और एसोसिएशन में आपस में एक डिफरेंस क्रिएट होती है। क्या क्या? सबसे पहले जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, इसको बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, to attain that particular purpose। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ टीचर्स एसोसिएशन होता है, हमारे यहाँ पे लेबर्स एसोसिएशन होता है, हमारे यहाँ पे टेलर्स एसोसिएशन होता है। तो कहीं ना कहीं दे वांट टू क्रिएट काइंड ऑफ ए ग्रुप जहां पे वो किसी एक चीज या किसी मल्टीपल चीज के बारे में साथ में आवाज उठाएं, या एक पर्पस है इस पर्टिकुलर ग्रुप का। जैसे हम बात करें टीचर्स एसोसिएशन का या लेबर्स एसोसिएशन का, लेबर्स एसोसिएशन या ट्रेडर्स एसोसिएशन जो हमारे पास होते हैं, ये एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार इस चीज का हम रेट ये रखेंगे, इस चीज का हम ये रेट ये रखेंगे, इस चीज के हिसाब से हम अपने ट्रेड को करेंगे, इस चीज के हिसाब से हम ये सारी चीजें प्रोटोकॉल्स फॉलो अप करेंगे। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड कराते हैं कि एक एसोसिएशन भी ग्रुप होता है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल पर्पसेस होते हैं। तो इसीलिए हम एसोसिएशंस को मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेशल पर्पस ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इनका एक अपना पर्टिकुलर
पर्पस होता है जिसके लिए ये बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर वो पर्पस फुलफिल हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो ये एसोसिएशंस खत्म हो सकते हैं, ये अनवाइंड हो सकता है, खुल जा सकते हैं, एंड दे आर नो मोर इनटू द ग्रुप। सो यहां पे हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इस एसोसिएशन के लिए टेरिटरी या किनशिप का होना इंपॉर्टेंट नहीं। आप एक ही टेरिटरी के लोग रहते हो या आप एक ही किनशिप ग्रुप के हो तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास सोशल ग्रुप्स होते हैं, उन सोशल ग्रुप्स में टेरिटरी और रिलीजन, टेरिटरी और किनशिप का बहुत बड़ा योगदान, बिकॉज दोनों जगहों में टेरिटरी होना और क्या कहते हैं किनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद ही सोशल ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता बन सकते हैं। लेकिन एसोसिएशंस जो होते हैं, एसोसिएशंस प्रॉपर तरीके से ग्रुप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेरिटरी और किनशिप का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, जो कि मैंने पहले भी बोला, इट्स काइंड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सर्वल ग्रुप्स, जब बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिल रहे हैं। जैसे लेट्स गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। कश्मीर में इनलैंड फिशर्स बहुत सारे पाए जाते हैं। कुछ लोग वुलर के अराउंड में रहते हैं, कुछ लोग डल लेक के अराउंड में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बनाते हैं। आप देखोगे देयर आर ऑलमोस्ट 33 विलेजेस अराउंड वुलर लेक जो कि फिशिंग करते हैं। तो हम ऐसा बता सकते हैं ये 33 विलेजेस एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये एक ग्रुप है, ये एक क्या कहते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है। जब मल्टीपल ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो एक फिशरमैन कम्युनिटी बनाते हैं। इसी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी बनाते हैं। तो ये एक ऐसी दर्शाने वाली चीज है जहां पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पे कॉमन टेरिटरी होती है, एक ही जगह पे, नॉर्मल एक ही जगह पे ये रहते हैं अराउंड द वुलर लेक या अराउंड ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अराउंड ए पर्टिकुलर थिंग, एक ही जगह में इनका बसेरा होता है। दूसरा होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मींस आपस में, बिकॉज ये एक किन ग्रुप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो आपस में इनको लग रहा है कि हमारी जो सारी कम्युनिटी है ये एक फैमिली जैसी है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो एक बिलोंगिंगनेस आ जाती है, एक दूसरे के प्रति बिलोंगिंगनेस आ जाती है। यू बिलोंग टू मी, वी बिलोंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे की वजह से ही है। तो ये हमें कुछ कंसेप्ट दे पा रहा है कम्युनिटी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉमन सेंटिमेंट्स, और इनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। हर एक चीज को इसी हिसाब से देखते हैं जैसे सब लोग देखते हैं। जैसे अगर हम इनके फिशरमैन्स की मैं बात करता हूं, इनके बोट्स को लेके अगर हम देखते हैं तो बोट्स को ये इतना प्यार से रखते हैं जैसे अपने बच्चे को रखते हैं, और पूरी की पूरी कम्युनिटी ऐसे ही करती है, बिकॉज इनको पता है कि हमारी जो लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इस बोट की वजह से है। कहीं ना कहीं इस बोट की वजह से हम अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से गुजार पा रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट्स की बात हो, ये एडेप्टेबिलिटी की बात हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, या बिलोंगिंगनेस की बात हो, टेरिटरी की बात हो, तो ये कम्युनिटी में देखने को मिल सकता है। तब जाके ये एक कम्युनिटी बन जाती है। उसके बाद आता है एक और, ट्राइब एंड कास्ट। देखिए, ट्राइब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली is a group of individuals who live together in a particular place and share their economy, their language, their ideology, their reproductive ideologies, सारी चीजों को शेयर किया जाता है। अब जो कि फैमिलीज भी दो किस्म के होती है या तीन किस्म के होते हैं, we have nuclear families, we have joint families, we have extended families।
तो ये फैमिली आपस में एक छोटा सा यूनिट है जो कि एक ही छत के नीचे रहते हैं। क्योंकि आजकल फैमिलीज के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही अडेप्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रेंड्स दैट आर बीइंग फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 20 साल 40 साल पहले फैमिली एक मेल और एक फीमेल और उसके बच्चे को जानते थे, लेकिन आजकल फैमिली डजंट मीन्स कि वी नीड अ फीमेल एंड अ फीमेल। एक फैमिली को हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं। एक फैमिली में हम दो मेल्स को ही देख सकते हैं, एक फैमिली में हम दो फीमेल्स को ही देख सकते हैं, एक फैमिली में हम दो मेल्स और एक अडॉप्टेड चाइल्ड को भी देख सकते हैं। तो ये फैमिली आजकल थोड़ा थोड़ा अडेप्ट हुई है। तो ये फैमिलीज जब आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिल रही है, चाहे आप इसको कॉन्सेंजुअल रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं या एफिनल रिलेशनशिप्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये एक नजदीकी ग्रुप बनाते हैं जो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फैमिली बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे एक मकान मेरे अंकल ने बनाया, दूसरा मकान मेरे दूसरे अंकल ने बनाया, फिर दूसरा मकान मेरे पापा के अंकल ने बनाया, तीसरा मकान मेरे पापा के दूसरे अंकल ने बनाया। तो एक एक रिलेशनशिप में ही कहीं ना कहीं एक ग्रुप बन जाता है, और यही ग्रुप ऑफ फैमिलीज आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चरल आइसोलेट क्रिएट करते हैं, और यही कल्चरल आइसोलेट हमें ट्राइब के नाम से जानते हैं। और इन ट्राइब्स के कुछ खुसूसी चीजें होती है। ये ट्राइब्स होते हैं, टेरिटरी इनकी डिफरेंशिएटेड होती है, अलग थलग होती है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज, दे आर लिविंग ए फॉर फ्लंगड लाइफ। इनकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, इनका एक सेपरेट रीजन होता है, इनका एक सेपरेट लैंग्वेज होती है, इनके एक सेपरेट रिलीजियस कंसेप्ट्स होते हैं, इनके सेपरेट बिलीफ्स होते हैं, इनके सेपरेट रिचुअल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल आइसोलेट के नाम से ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बन जाता है जिसमें एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप बन जाता है, जो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट है, उसको हम ट्राइब के नाम से जानते हैं। और यही ट्राइब्स में आप देखोगे एक यूनिवर्सल चीज देखने को मिलती है। इनके अपने लीडर्स होते हैं, इनमें एक अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, एक अपना क्या कहते हैं पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, जिसमें इनका अपना लीडर होता है, एक अपनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक अपना काइंड ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फिर आता है कास्ट। और कास्ट असल में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे हिंदू की जब हम बात करते हैं, या हिंदू साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल साउथ एशियंस की जब हम पोर्शंस की बात करते हैं, ये साउथ एशिया में आप देखोगे कास्ट को लेके एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पे कास्ट एक प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। बिकॉज हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कास्ट क्रिएट की गई। हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से देखें या सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, दोनों पर्सपेक्टिव से हिसाब से हमने इसको कहीं ना कहीं हियरार्किकल टर्म्स में लाया है, हियरार्की में लाया है। सो कास्ट एक ग्रुपिंग होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस देखा जाता है, जो कि हम अभी देखेंगे स्टेटस किस चीज का नाम है और रोल क्या होता है आपकी सोसाइटी। सो कास्ट असल में आपको दर्शाता है, जब हम हिंदू कास्ट की बात करते हैं या हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, तो जो 10th सेक्शन है हमारे ऋग्वेदास का, जिसको हम मंडला के नाम से जानते हैं, वहां पे बताया गया है कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स जो है, डिफरेंट कास्ट जो है, असल में गॉड के अलग अलग ऑर्गन्स के हिसाब से बने हैं। जैसे आप देखे होंगे ब्राह्मण, शास्त्रीयस, वेश्यास एंड शूद्रस। ब्राह्मण्स असल में सर से बने हैं, बिकॉज इनके पास बुद्धि बहुत होती है, इसी हिसाब से उनके बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हिसाब से जाने। फिर शास्त्रीयस को मसल्स के हिसाब से जाना जाता है, फिर शूद्रास को उस हिसाब से देखा जाए, या ये सारी चीजें असल में यही दर्शाती है। तो
यहां पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ट्राइब और कास्ट को सामने लाया जाए तो कास्ट एक ब्रॉडर टर्म है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को लेके भी और छोटे छोटे पॉपुलेशन के ऊपर। ट्राइब जो कि एक अलग आइडेंटिटी ही क्रिएट करता है लोगों के लिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ट्राइब एक इग्लिटेरियन सोसाइटी होती है जहां पे दोनों को समानता के साथ देखा जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो। लेकिन जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट में असल में ये एक हिरार्कियल टर्म है जहां पे हम किसी एक को हायर कास्ट में रखते हैं, किसी और को उसके नीचे, किसी और को नीचे 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 नीचे, और कहीं ना कहीं हम एक एंड पॉइंट में एक लोग किस्म के लोगों को भी रख सकते हैं। सो एक हिरार्कियल टर्म बन जाती है ये कास्ट। ये दर्शाती है हमें इस हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो फिर आता है हमारा स्टेटस एंड रोल। फिर से मैंने बोला कि चाहे आप ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं चाहे आप कास्ट की बात कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इंसान का एक रुतबा, इंसान की हैसियत और इसका किरदार देखा जा सकता है। अगर आपकी हैसियत या आपका स्टेटस ऊपर है तो आपका रोल भी उसी हिसाब से देखा जा रहा है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरा रोल एक पढ़ाई या पढ़ाने का है, लेकिन इस पढ़ाने और इस रोल की वजह से कहीं ना मुझे एक स्टेटस मिल रहा है, एक हैसियत मिल रही है अबोव द सम ऑफ पीपल। तो ये भी एक हिरार्कियल कंसेप्ट है। तो स्टेटस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये एस्क्राइब्ड होंगे या तो ये आपने कमाए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पहले से ही ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो उसका जो कास्ट है ये पहले से ही ब्राह्मण स्टेटस में लेके जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसके बाकी कंटेम्परेरी चीजों के बारे में देखेंगे, वो आगे जाके एक ऑफिसर बन रहे हैं। कोई शूद्र होके जो कि उसका स्टेटस बहुत ही कम था लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर बना, तो उसका स्टेटस अब वो उसने गेन किया है, वो वाला स्टेटस, तो ये ऊपर चला जाए। लेकिन कास्ट के हिसाब से वो नीचे वाला है, जो प्रिस्क्राइब्ड कास्ट है नीचे। तो ये पावर हो, ये स्टेटस हो, ये असल में एस्क्राइब किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप जिस ग्रुप में, आप जिस फैमिली में, आप जिस सोसाइटी में, आप जिस रिलीजन में आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उससे आपकी हैसियत के ऊपर भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है। और उसी के बाद आप कुछ चीजों को गेन करते हैं, फिर आप कोई हैसियत बढ़ा लेते हैं अपने आप, किसी चीज को गेन करके, किसी चीज को हासिल करके, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को हासिल करके आप में कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस या उसका रोल बन जाता है। फिर आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि स्ट्रैटिफिकेशन टर्म निकला है स्ट्राटा से या स्ट्राटम, जो कि जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ज्योग्राफिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि बताते हैं कि जमीन के अलग अलग स्ट्राटास होते हैं, अलग अलग तह होती है। इसी हिसाब से हमारी सोसाइटी में भी एक स्ट्रैटिफिकेशन होती है, एक हियरार्की होती है जो इस सोसाइटी की हियरार्की को समझा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की, एक पर्टिकुलर विलेज की, और इस विलेज में आप देखोगे कि स्ट्रैटिफिकेशन या तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर होगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस होगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी होगी, या तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन होगा।
तो ये ऐसे वेरिएबल्स है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे जो जमींदार या बड़े चौधरी लोग होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं, बिकॉज उनका पैसा, उनका प्रॉपर्टी, उनका लैंड बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं बाकी ऑक्यूपेशनल काम करने वाले, और लास्ट में आते हैं कोई वो जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं, ये ना जमीन है, ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, तो ये लास्ट में आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, किसी के पास पावर बहुत है because he was politically influenced, because he was anyway kind of a powerful man, तो उसके पास पावर होगा, और लास्ट में वो गरीब बेचारा होगा जिसके पास कोई ऐसा इंपॉर्ट नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसको है, उसको जमींदार, उसको मुखिया, उसको सरपंच के नाम से देखा जा सकता है। या फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ द रूल, सरपंच जी अगर है तो चाहे अगर उसके पास प्रॉपर्टी कम भी क्यों ना हो, फिर भी उसका एक स्टेटस होता है, एक रोल होता है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्यूपेशन पे देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। जैसे आप देखोगे हमारी सोसाइटी में सबसे ऊपर, या मुस्लिम्स में आप देखोगे सबसे पहले पीर्स वगैरह उनको रखा जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके फिर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को रखा जाता है, और लास्ट में फिर हमारे पास कोबलर्स वगैरह वगैरह उन लोगों को रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटिफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं एक हिरार्की क्रिएट कर रहा है सोसाइटी की, और ये कहलाती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स देखने को मिल रहे हैं हमारी सोसाइटीज में। एक ट्रेड इंटरेक्शंस देखी जा रही है ऊपर वाले ग्रुप्स में या नीचे वाले ग्रुप्स में, आपस में जो इंटरेक्शंस हो रही है, कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, किस हिसाब से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करा सकते हैं। तो सोसाइटी में दोनों चीजें देखी जा सकती है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, या क्लास की जब हम बात करते हैं, क्लास के हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वे ऑफ लाइफ कोई कैसे गुजार रहा है, उसके लाइफ स्टाइल्स क्या है, उसके हिसाब से भी हम लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बुनियाद पे भी हम लोगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब जाके बात हुई सोसाइटी और कल्चर के रिलेशनशिप के बारे में। माशरे और क्या कहते हैं, समाज के बीच में या कल्चर के बीच में आपस में क्या बॉन्डिंग है, क्या रिलेशनशिप है। मैं फिर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों पहलू एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। बिकॉज सोसाइटी की वजह से कल्चर वजूद में आता है, और सोसाइटी भी तब सस्टेन करेगी जब इसके पास कल्चर होगा, या कल्चर भी तब ही जाके आ सकता है जब एक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही। सो ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा मिले जुले हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि कोई सोसाइटी है लेकिन इसमें कल्चर नहीं। कल्चर होगा, चाहे वो प्रिमिटिव है, चाहे वो बेसिक है, लेकिन कल्चर कहीं ना कहीं जरूर होगा। और चूंकि मैंने पहले भी बोला, वी आर ऑन द कल्चरल इवोल्यूशन, हम कल्चरल इवोल्यूशन में जा रहे हैं, हम कल्चरल इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करा सकता है, अंडरस्टैंड करा रहा है कि यार कल्चर एक डायनामिक प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, इम्प्रोवाइज होता जा रहा है। उसके बाद जब हम इसी कल्चर को और डिटेल के साथ जानने की कोशिश करें, तो यहां पे हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कल्चर होता क्या है और इसके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाया था कि कल्चर एक सेट ऑफ रूल्स है जो सोसाइटी क्रिएट करती है। यहां पे हमें ऐसा करना है, यहां पे हमें ऐसा करना है, यहां पे हमें ये पहनना है, यहां पे हमें ये खाना है, यहां पे हमें ये बिहेवियर दिखाना है। ये सारी चीजें आपको कल्चर सिखाता है, और ये कल्चर सोसाइटी बनाती है।
तो सबसे पहले जब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, the first thing we are seeing here is culture is unique to human society. तो ये जो कल्चर होता है ये यूनिकली सोसाइटीज या ह्यूमन सोसाइटीज के साथ साथ देखा जा सकता है। सो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये कल्चर बस ह्यूमंस में ही देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। तो चूंकि मैंने पहले भी बोला था, चिंपैंजीज की बात करें, बाकी एनिमल्स की बात करें, कहीं ना कहीं उनमें बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी देखने को मिल पा रही है, कहीं ना कहीं एक फैमिली काइंड ऑफ इंटरेक्शन है। लेकिन जो कल्चर है ये इंसान को एक सोशल बीइंग बना रहा है, एक सोशल एनिमल बना रहा है, ये इसको एक कल्चरल पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा है जो कि बाकी एनिमल्स में नहीं होता, और इसीलिए ये यूनिकली ह्यूमंस में ही पाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हमारी लैंग्वेज का, इसमें हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, इसमें हमारे पास कल्चरल एवोल्यूशन का योगदान कहीं ना कहीं है। कल्चर किसी भी सूरत में कम्युनिकेट होना चाहिए, किसी भी सूरत में यू नीड टू शोकेस इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उस नेक्स्ट जनरेशन का हक बनता है इस चीज को आगे लेके जाने के लिए। तो जिस हिसाब से हमारे पास जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, बायोलॉजिकल डीएनएस होते हैं, वो डीएनए में हमारे पास फिजिकल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन ये जो कल्चर है ये खुसूसी बस ह्यूमंस में देखने को मिलता है। दूसरा होता है कल्चर इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मकसद यहां पे, अगर आप दुनिया की कहीं भी सोसाइटी में जाएंगे, हर जगह पे आप कल्चर को देखेंगे। हाँ, वहां पे रिचुअल्स डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पे बिलीफ्स डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पे कस्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कल्चर किसी भी सूरत में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। ये मैरिज की प्रथा आप इंडिया में देखोगे तो एक हिसाब से हो रही है, फेरे लिए जा रहे हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नाचते गाते आ रहे हैं। लेकिन यही मैरिज की प्रथा अगर आप अफ्रीका में जाके देखेंगे तो एक डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन मैरिज होती जरूर है। तो ये इंस्टीट्यूशंस, ये कल्चरल कोनोटेशंस हर जगह पे देखने को मिल सकते हैं, चाहे वहां पे रिचुअल्स हो, चाहे कस्टम्स हो, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक इंटीग्रिटी जो कल्चर की है वो हर जगह पे देखने को मिलेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्चर इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड। जो हमारे पास डीएनए होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो हमारी फिजिकल ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। मेरी जो फिजिकल बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें डीएनए के थ्रू एक जनरेशन से होकर दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। लेकिन जो कल्चर होता है ये जेनेटिकली नहीं होता है, ये हमारे डीएनए में नहीं होता है, ये असल में हम ले रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग इट फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक मां के दो बच्चे हुए, दोनों जुड़वा थे, लेकिन जन्ने के टाइम पे ही एक बच्चे को जापान में रखा गया, एक बच्चे को इंडिया में रखा गया। अब आप 20 साल के बाद देखेंगे जो बच्चा जापान में था वो वहां पे जापानीज कल्चर, जापानीज लैंग्वेज, जापानीज बिहेवियर, सारी चीजें दर्शाएगा, चाहे उसके डीएनए बराबर कोकोसाइड्स के साथ क्यों ना मिल रहे हैं, इंडियन सबटेरेन के साथ क्यों ना मिल रहे हैं, फिर भी वो जापानीज के हिसाब से बातचीत, चाल चलन, हर एक चीज उसकी ऐसे ही होगी। और जो इंडिया में होगा वो नॉर्मली इंडियन
बिहेवियर या इंडियन कल्चर के हिसाब से अपने लाइफ को दिखाएगा। सो इससे हमें पता चलता है कि डीएनए का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, डीएनए की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। डीएनए बस हमें फिजिकल ओरिएंटेशन दे रहे हैं, फिजिकल बीइंग बना रहे हैं, लेकिन जो कल्चर है ये हमें सीखने को मिलता है, ये हम अक्वायर कर रहे हैं। या हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा जन्म गया, उसको उठा के जंगल में रखा गया, तो वो क्या बड़ा होके करेगा? ना उसको बात आएगी, ना उसको लैंग्वेज आएगी, ना उसको कुछ बेसिक चीजें समझ में आएंगी, लाइफ कैसे गुजारनी होती है, कैसे चीजों को देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें सीखी जा सकती है। आई होप आप लोगों ने वो एक सीरीज आती थी मोगली, मोगली पैदा होते ही जंगल में रखा गया। अब उसने इंसानी कल्चर को उतना अच्छे से नहीं देखा है, प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहा है, ह्यूमन आइडियोलॉजीज को नहीं समझ रहा है। हाँ, बेसिक इंस्टिंक्ट्स उसके ये हैं कि हाँ मैं ह्यूमन हूं, ये उसको बेसिक इंस्टिंक्ट्स नॉर्मल है, दीज आर बिकॉज ऑफ द नेचुरल बीइंग, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल बीइंग। बट ना उसको बात करना आता है, वो बंदरों के साथ बात कर रहा है, वो मोरनियों के साथ बात कर रहा है, वो बालुओं के साथ बात कर रहा है, वो बगीरा के साथ बात कर रहा है। तो उसकी सोशलाइजेशन या उसकी इनकल्चरेशन एज पर दैट सिनेरियो हुई। सो दैट्स अ फिक्शन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कल्चर का होना सोसाइटी में रहने से बनता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में हो तो आपकी सोशलाइजेशन उसी हिसाब से होगी, बिकॉज ये जेनेटिकली आपके पास नहीं आता है, ये आपके पास आता है बाय लर्निंग द थिंग्स, बाय अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। उसके बाद आता है चौथा, कल्चर इज स्टैटिक येट डायनेमिक। कल्चर स्टैटिक भी है बट साथ साथ में डायनेमिक भी है। कैसे, वो मैं समझाता हूं। देखिए, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या रिलीजन, ये बाकी चीजें जब भी आप देखेंगे ना, सोसाइटीज में बहुत ही कम चेंज होते हैं, वेरी रेयर। शादी के कस्टम्स में डिफरेंस आ सकती है, शादियों के रिचुअल्स में डिफरेंस आ सकती है, लेकिन शादी के कोर कंसेप्ट को बहुत कम चेंज किया जा सकता है। रिलीजन में चेंजेस आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आ सकती है, लेकिन रिलीजन एज ए कोर कंसेप्ट समझना एक डिफरेंट ओरिएंटेशन। सो ये स्टैटिक मूवमेंट दिखा रहा है, समेट, प्लान, कंटिन्यू। लेकिन कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता बेसिक कल्चरल ट्रेड्स हो, कल्चरल रिचुअल्स हो, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस हो, वहां पे चेंज देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं इंडियंस के। आज से 10 साल पहले जब हम फैमिली टाइम को जानते थे, तो एक फैमिली टाइम का मकसद होता था कि हम घर में बैठे, घर में खाना पका है, सब साथ में खाएंगे, सब साथ में बैठेंगे, गपशप करेंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल एज फैमिली टाइम। लेकिन इसी फैमिली टाइम में आजकल डिफरेंस आ चुकी है। जब यहाँ पे यूरोपियंस आए, जब यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आई, तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आया। आजकल आप देखोगे डिनर आउट्स होते हैं, डाइनिंग आउट्स होते हैं, हम बाकी रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं शाम के टाइम पे। आजकल मूवीज देखी जाती है, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो उसको लोग फैमिली टाइम मानते हैं। तो ये चेंज आ चुकी है, एक सेपरेशन आ चुकी है फ्रॉम दैट जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले देखा जाता। तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज हो रही, तो इसीलिए ये एक डायनेमिक प्रोसेस बन रही। तो कल्चर बुनियादी ढांचे में सेम रहता है, तो स्टैटिक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कल्चरल कुछ कॉनोटेशन, चाहे आप ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं,
या चाहे आप कल्चरल होल्स की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रही है, वो कहीं ना कहीं डायनामिक प्रोसेस में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कल्चर स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। तो ये थे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। क्या ये यूनिक है ह्यूमंस के साथ, ह्यूमंस के साथ ये कोरिलेट करता है, ये कल्चर बस ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है, ये कल्चर यूनिवर्सल है, हर जगह पे देखने को मिलता है, ये कल्चर जेनेटिकली इनहेरिटेड नहीं होता है, ये कल्चर को हम एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, किसी से सीख रहे हैं। ये कल्चर स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है, ये भी हमने समझने की कोशिश की। फिर आता है कुछ डेफिनेशंस आए हमारे कल्चर के। इस कल्चर को मैं बस एक डेफिनेशन के साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारे पास टेलर साहब ने दी थी। ईबी टेलर ने जो डेफिनेशन दी थी, बहुत ही एक वास्ट डेफिनेशन है, जिसने कहा था कि कल्चर हो या सिविलाइजेशन हो, इट्स दैट कॉम्प्लेक्स होल that basically which includes knowledge, which includes arts, which includes beliefs, which includes morals, which includes law, which includes customs, which includes any other capability that is acquired by a man as from the society. तो अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और आप एक ऐसे कल्चरल होल में आते हैं, कल्चरल होल यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे कल्चरल ट्रेड्स हो, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस हो, दोनों को मिला के हर एक चीज, जिसमें आप रिचुअल्स की बात कर, जिसमें आप कस्टम्स की बात